नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज से हम एसएससी जीडी के लिए जीके की एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें 60 क्वेश्चन प्रतिदिन कराएंगे। और ये 60 क्वेश्चन कैसे होंगे कि हम 15 क्वेश्चन लेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। चारों विकल्प हमें क्वेश्चन मान के पढ़ने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो पहले हम बड़े बेसिक से क्वेश्चन लेंगे, फिर इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आने हैं ऊपर। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी टॉप लेवल क्वेश्चन आने शुरू होंगे। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो देखो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। अब ये जगह है कहाँ, कौन से देश में, क्या आपके भारत में ही है? तो देखो भारत में नहीं है, ये जगह है आपके नेपाल में। तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो फिर बोधगया में क्या हुआ था, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को बोधगया कहा जाता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद है सारनाथ। पहली बात ध्यान रखेंगे, सारनाथ जो है ना, इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। और यहाँ सारनाथ में अथवा ऋषिपत्तनम में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। इसके बाद है नेक्स्ट कुशीनारा। देखो कुशीनारा ध्यान देंगे, ये आज के जो प्रदेश है हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। देवरिया जिला, कुशीनारा कहाँ है? देवरिया जिले में है, उत्तर प्रदेश के में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हुआ। चारों घटना हमें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इसने कहा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो देखो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो अब हमें ये तीनों विकल्प पढ़ने हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, तो आप बोलेंगे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। इसके बाद हैं तिलक एवं बेसेंट। तो तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और बेसेंट का मतलब है एनी बेसेंट। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी, वेलूर मठ की स्थापना की। और दूसरा ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन की। दूसरा ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। तो ये दोनों वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बने इस तरह से, एक ही में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो देखो पंजाबी भाषा की लिपि, लिपि क्या है? लिपि मतलब स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका। तो हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी, तो पंजाबी भाषा की लिपि होगी गुरमुखी। और आप कमेंट्स में बताएंगे कि गुरमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। देवनागरी लिपि जो है ना, वो हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, और लैटिन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि। और नोट का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प हमें पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे हमने 3 भाषाओं की लिपि देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसने कहा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। तो देखो भारत का पश्चिमी बिंदु, ये हमारा भारत है। इस तरह से। तो भारत का पश्चिमी बिंदु देखो, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु है। तो ध्यान देंगे, इसने जो हमें पूछा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा है, यानी ये वाला। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होगा सर क्रीक। और ये राज्य कौन सा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे गुजरात है। ठीक है, तो ये सर क्रीक कौन से राज्य में है? गुजरात में। ये है आपका गुजरात में।
तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, या इसी को गौहर माता भी बोलेंगे, और ये गुजरात राज्य में है। अब देखो एन है इंद्राकोल। इंद्राकोल हमारा कहाँ है? तो इंद्राकोल हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये इसके बाद में देखेंगे हमारा सबसे जो कन्याकुमारी है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी कहाँ है? सबसे दक्षिणी बिंदु। ये राज्य है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु का ये जो जगह है ये हम बोलेंगे कन्याकुमारी। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है ये भारत का मुख्य भूमि का। तो याद रखेंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसके बाद केवेथु, या इसी का दूसरा नाम है वालांगू। तो ये कहाँ है? ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये राज्य है हमारा अरुणाचल। तो ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु होगा, पूर्वी बिंदु। और कहाँ पर है ये पूर्वी बिंदु? तो आप बोलेंगे अरुणाचल में, अरुणाचल में। तो अरुणाचल प्रदेश में होगा ये पूर्वी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो लोक नृत्य यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना है हर पेपर में। तो घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बोलोगे घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य। तो फिर आसाम का लोक नृत्य क्या है? तो याद रखेंगे आसाम का लोक नृत्य बिहू। इसके बाद तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? तो आप बोलेंगे पोंगल। नेक्स्ट हो जाएगा पंजाब। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो आप बताएंगे एक तो गिद्धा, और दूसरा बता देंगे भांगड़ा। दूसरा क्या होगा? भांगड़ा। तो ये हमारे होंगे पंजाब के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसने कहा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बताना है कौन था। तो आप बोलोगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखो ये लॉर्ड कैनिंग क्या है? तो ये अंतिम गवर्नर जनरल है, अंतिम गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, प्लस ये पद समाप्त कर दिया, इसकी जगह पे फिर पद बना दिया वायसराय। ये गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। तो यही बना दिया भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कौन है? तो भी बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। अब देखो लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय था, अंतिम वायसराय था, वायसराय, अंतिम वायसराय। प्लस दूसरा ध्यान रखेंगे कि इसी के टाइम पे भारत आज़ाद हुआ, और इसी को भारत का स्वतंत्र भारत का फिर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया भारत स्वतंत्र होने के बाद, और इसको कुछ दिन के लिए फिर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी होगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत का ये पहला गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल। ये भी ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, लेकिन ये भारतीय नहीं था। अब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ये भारत के हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यानी भारत की स्वतंत्र भारत में कोई व्यक्ति जो भारतीय गवर्नर जनरल बना है तो वे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भारत के फर्स्ट प्लस लास्ट यानी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। कौन है भैया? भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसने पूछा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब देखो वर्धमान किसके बचपन का नाम है? तो आप बोलेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और महावीर स्वामी कौन है?
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। और गौतम बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अच्छा, महेश दास ये किसका मूल नाम है? तो आप ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा बीरबल का। अकबर, बीरबल, ये कहानी आपने बड़ी सुनी होंगी। तो महेश दास बीरबल का ही नाम है। बीरबल का जो बचपन का नाम था या मूल नाम था वो महेश दास था। अब देखो, मूल शंकर ये किसका बचपन का नाम है या ये वास्तविक नाम किसका है मूल शंकर? तो आप बोलेंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती मूल शंकर हो जाएगा दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है या कौन है? तो देखो, भारत में जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है ना, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री क्या है? तो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो याद रखेंगे, भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारा उच्च सदन है संसद का, वो है राज्यसभा। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद रखेंगे, राज्यसभा का सभापति, सभापति या चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्यपाल। देखो, राज्यपाल किसी भी राज्य में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप बोलोगे रिकेट्स, स्क्वार्वी, बेरी या रतौंधी। तो हमारा आंसर होगा रतौंधी। देखो, रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई ना देना ही रतौंधी है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसमें जीरोप्थैलेमिया भी लिखा हुआ है। जीरोप्थैलेमिया क्या है? तो देखो, जो विटामिन ए है ये आंसू बनाने में, आँखों में जो आंसू होंगे, आंसू बनाने में सहायक है। और जब विटामिन ए कम होगा तो आँख में आंसू कम बनेंगे, तो आँख में सूखापन होगा, है ना। आँख गीली कम होगी तो सूखी सूखी आँख हो जाएगी विटामिन ए की कमी से। आँख में नमी की मात्रा कम हो जाना, इसी से एक रोग बनता है जिसे कहेंगे हम जीरोप्थैलेमिया। तो ये दोनों बीमारी विटामिन ए की कमी से होती हैं। ठीक है, विटामिन ए। अच्छा, इसके बाद देखो रिकेट्स। रिकेट्स हिंदी में क्या बोलेंगे? सूखा रोग। ये बच्चों में होने वाला रोग है। और ये कौन सी विटामिन की कमी से होगा? तो ये सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो आप बोलोगे सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और याद रखेंगे, अगर पूछ ले कि कौन से दो ऐसे विटामिन हैं जो शरीर में स्वयं बनते हैं, स्वयं संश्लेषित होते हैं, तो आप बताएंगे पहला विटामिन है डी और दूसरा है विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। स्क्वार्वी। स्क्वार्वी होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी कहाँ पाई जाएगी? तो विटामिन सी पाई जाएगी खट्टे फलों में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाएगी आंवला में, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। बेरी किस विटामिन की कमी से होगा? तो आप बोलेंगे विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसने कहा खरीफ की फसल कौन सी है? ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। तो पहले ध्यान दें, हम फसलों को 3 भागों में बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की जो फसल होंगी वो अक्टूबर में या नवंबर में बोई जाएंगी। ठीक है, ये तो इनकी होगी बुवाई। और इनकी कटाई कब होगी? तो आप बोलोगे मार्च में या अप्रैल में इनकी कटाई हो जाएगी।
अच्छा, रबी की फसल के उदाहरण क्या हैं? तो अब आप समझ गए होंगे, जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काटी जाए, ऐसी कौन सी फसल होंगी? बोलिए। गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है ना। तो ये सभी फसल कहाँ जाएंगी? हमारी रबी की फसल में आ जाएंगी। तो गेहूं और जौ दोनों कैसी फसल है भैया? तो आप बोलोगे रबी की फसल है। अब देखो खरीफ फसल कौन सी होंगी? खरीफ की फसल कौन सी होंगी? तो जो खरीफ की फसल है ना, वो बोई कब जाएंगे? इनकी बुवाई कब होगी? तो खरीफ की फसल की जो बुवाई होगी वो जून और जुलाई के महीना में होगी। जून और जुलाई के महीना में ये बोई जाएंगी खरीफ की फसल। और इनकी कटाई कब होगी? तो आप बताएंगे इनकी कटाई होगी अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर में या नवंबर महीना में। अच्छा, अब आप समझ गए कि जो फसल जून जुलाई के महीना में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाए, वो सब खरीफ की होंगी। जैसे ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा, धान और कपास, और भी बहुत सारी फसल है। तो ये कपास किसका उदाहरण है? तो कपास किसका उदाहरण होगा? खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल का। अब तीसरी फसल और आई एक, जिसे हम बोलेंगे जायद। देखो खरबूज और तरबूज ये कैसी फसल है? तो आप बोलोगे जायद फसल है। जायद फसल कौन सी होंगी? जो मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी और ये मई जून में काट ली जाएंगी, जून के आसपास काट ली जाएंगी। यानी इसमें आ जाएंगे हमारे ककड़ी, तरबूज, खरबूज, हरी सब्जी, ये सब आएंगे जायद की फसल में। तो हमने आज की सीरीज में 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं, 10 के बना दिए 40। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अभी शुरुआत है, बेसिक क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के लिए एक बेस्ट क्वेश्चन है जो हमने ये सीरीज चलाई है। इससे आपके बहुत ही लाभ होना है। अगर 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के आ रहे हैं ना, तो उनमें से ये गारंटी हम दे रहे हैं कि 15 14 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से आने हैं। ठीक है, नमस्कार।